गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जैसे कि आपको पता है कि अगले 10 दिन बाद आपका इकोनॉमिक्स का बोर्ड का पेपर है, तो आप सबने तैयारी भी कर ली होगी, ठीक है ना। तो अब आप क्या कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे। तो उसी के लिए मैंने क्या किया है कि एक रिवीजन लेक्चर शुरू की है। तो ये उसका पार्ट 1 है। बेसिकली हम इसके अंदर क्या करेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग बनते हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं, और उनके साथ डिटेल के अंदर उनकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो अगर आपने एक बार चैप्टर को पढ़ लिया है या नहीं भी पढ़ा है और रिवाइज कर रहे हो या स्टार्टिंग ही कर रहे हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। और मैंने पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर के ऐसे एक एक 10-15 मिनट के कंप्लीट चैप्टर वीडियो डाल दी है, ठीक है ना। तो वो अगले 10 दिनों के अंदर आपको एक एक करके मिल जाएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास ये वीडियोस पहुंच जाए जल्द से जल्द। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली वीडियो को। तो ये है पार्ट 1 हमारा लेक्चर सीरीज का, और इसके अंदर हम कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ दीज इज अ इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, की इसमें से कौन से इंटरमीडिएट गुड है और कौन से फाइनल गुड है। देखो, इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं, जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होते हैं या उन्होंने अभी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया होता। कौन सी बाउंड्री लाइन, जो अभी प्रोडक्शन, देखो बाउंड्री लाइन वो लाइन जिसके बाद माल फाइनली क्या होता है, अपने फाइनल प्रोडक्ट के, अपने फाइनल कंज्यूमर या फाइनल प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है। तो जो प्रोडक्ट अभी तक अपने फाइनल कंज्यूमर या फाइनल प्रोड्यूसर के पास नहीं पहुंचा, वो कौन सा गुड है, इंटरमीडिएट है। और जो फाइनली पहुंच चुका है, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड। देखो, जैसे कार परचेज्ड बाय अ डीलर, देखो एक कार डीलर ने परचेज की है, तो कौन सा गुड है ये इंटरमीडिएट गुड। क्यों, देखो अभी तक ये अपने फाइनल यूजर के पास नहीं पहुंचा। डीलर कौन है, डीलर इसका फाइनल यूजर नहीं है। डीलर ने तो इस कार को क्या करना है, आगे बेचना है, तो डीलर ने वैल्यू एडिशन करनी है। तो जिस प्रोसेस में वैल्यू एडिशन होना बाकी है ना, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। और मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, देखो ये कौन सा होगा, ये हो गया फाइनल गुड, क्योंकि मिल्क को एक्चुअल में कंज्यूम, फाइनली कंज्यूम कौन करेगा, हाउस होल्ड ही करेगा। परचेज ऑफ एयर कंडीशनर बाय फर्म फॉर ऑफिस यूज, तो ये भी कौन सा गुड हो गया, ये भी हो गया फाइनल प्रोड्यूसर गुड। कौन सा गुड हो गया, फाइनल प्रोड्यूसर गुड। क्यों, क्योंकि जो एयर कंडीशनर खरीदा है ना फर्म ने, बेचने के लिए नहीं खरीदा, अपने ऑफिस यूज के लिए, तो वो उसका फाइनल यूज कर रहे हैं। एंड वीट यूज बाय बिस्कुट मैन्युफैक्चरर फॉर मेकिंग बिस्कुट, तो देखो वीट को कौन यूज कर रहा है, बिस्कुट मैन्युफैक्चरर बिस्कुट बनाने के लिए यूज कर रहा है। तो अभी उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है, तो इट इज अ इंटरमीडिएट गुड। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सेम गुड मे बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल गुड। यस, सेम गुड को हम इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों ट्रीट कर सकते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके एंड यूज के ऊपर, कि उसको यूज कौन कर रहा है। तो एग्जांपल देखें कि अगर वीट को दुकानदार बिस्कुट बनाने के लिए यूज कर रहा है, तो दैट इज द इंटरमीडिएट गुड। लेकिन अगर हम वीट को कंज्यूम कर रहे हैं, फाइनली हम उसको खा रहे हैं, तो हमारे लिए वो कौन सा है, फाइनल गुड है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर एक कार को टैक्सी ड्राइवर यूज करता है अपनी प्रोडक्शन के लिए, नहीं सॉरी, एक कार है, चाहे उसको टैक्सी ड्राइवर प्रोड्यूस यूज करे, चाहे उसको हम यूज करें, वो गुड फाइनल ही होगा। लेकिन अगर टैक्सी ड्राइवर यूज करेगा, दैट इज द फाइनल प्रोड्यूसर गुड, और अगर हम यूज करेंगे, दैट इज द फाइनल कंज्यूमर गुड। लेकिन उस कार को अगर एक डीलर परचेज करता है, तो वो उसके लिए क्या है, डीलर के लिए क्या है, इंटरमीडिएट, क्योंकि उसने उसको रखना नहीं है, उसको फर्दर क्या करना है, सोल्ड आउट करना है। तो सेम गुड इंटरमीडिएट और फाइनल भी हो सकता है, डिपेंड क्या करता है उसका एंड यूज। तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्या है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो यस, ये बात भी सही है। देखो कैपिटल गुड्स क्या होती है, कैपिटल गुड वो गुड्स हैं जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, जो प्रोड्यूसर, जिससे कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस किया जाता है। तो सारी मशीनों को कौन यूज करेगा, आम पब्लिक तो यूज करेगी नहीं, प्रोड्यूसर यूज करेगा। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। देखो प्रोड्यूसर गुड्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो क्या हो गया, कैपिटल गुड्स, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें यूज करता है प्रोड्यूसर, और दूसरा होता है नॉन कैपिटल गुड्स। नॉन कैपिटल गुड्स मींस रॉ मटेरियल टाइप, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच ऑफ दीज इज नॉट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जब हम प्रोड्यूसर
इन्वेस्ट करता है मतलब इंक्रीज करता है किसको, स्टॉक ऑफ द कैपिटल, मतलब एग्जिस्टिंग स्टॉक को बढ़ाता है। मान लो उसके पास 10 मशीनें हैं, उसने 5 मशीनें और खरीद ली, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट से फर्दर इनकम क्या होगी, जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट सिर्फ एसेट्स के अंदर ही हो, अगर वो रॉ मटेरियल के अंदर भी एसेट एक्सपेंडिचर करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे वो नई वैल्यू जनरेशन करेगा। तो परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय अ फार्मर, yes it is an investment expenditure. Purchase of machinery by factory, yes. परचेज ऑफ अडानी पावर शेयर्स, देखो एक चीज याद रखना, अगर हम शेयर्स खरीदेंगे या कोई डिबेंचर खरीदते बेचते हैं ना, तो उससे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आम पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर हो सकती है, लेकिन उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई इकोनॉमी के अंदर। तो शेयर्स और बॉन्ड्स को खरीदना बेचना इज नॉट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये है हमारा इसका आंसर। और परचेज ऑफ इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर ने खरीदा है, तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट, यस ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, एक तो एसेट्स के अंदर, दूसरा रॉ मटेरियल के अंदर। और एक चीज और याद रखनी है कि एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। जो देश के अंदर एडिशन होता है ना, वैल्यू एडिशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट करती है, बिकॉज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें नई कितनी इन्वेस्टमेंट करी है आपने, प्लस कितना पुरानी को ठीक करवाया। तो जो पुरानी को आपने रिपेयर या ठीक करवाया है ना, डेप्रिशिएट हुआ है वो, उसकी आपने जो रिप्लेसमेंट करी है, वो आपकी नई इन्वेस्टमेंट, वो आपके स्टॉक को एडिशन नहीं करेगी, क्योंकि वो तो आपने पुरानी चीज को ही ठीक करवाया है। जो आपने न्यू इन्वेस्टमेंट करी है ना, उसने आपकी कैपिटल फॉर्मेशन की है, उसने आपने स्टॉक को क्या किया है, इंक्रीज किया। चलो, तो नेक्स्ट क्या है कि विच इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, की इसमें से कौन सा डेप्रिसिएशन का कारण नहीं है, ठीक है ना। देखो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू को कम होना, कौन सी एसेट्स, फिक्स एसेट का, तो इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट, की जब हम फिक्स एसेट्स को कंज्यूम करेंगे तब उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो ये किसकी वजह से होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से होता है, यस। एक्सीडेंटल डैमेज, कोई एक्सीडेंट हो जाए उसकी वजह से होता है, यस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इसका मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या फैशन चेंज हो गया, तो हमें पता है कि 10 साल बाद इस टीवी की या इस फ्रिज की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, वो दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है ना। तो ये सारे कारण हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब क्या होता है कि अचानक से कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, लाइक फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसकी वजह से हमारी एसेट की जो वैल्यू कम हुई ना, वो डेप्रिसिएशन का कारण नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन यूसेज की वजह से होती है और इट इज एन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। चलो, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन को नहीं करती, तो आंसर इज फॉल्स। कौन करता है, नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ग्रॉस में क्या इंक्लूड होता है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है। तो विच ऑफ दिस इज द स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, देखो स्टॉक मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं किसके अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जब हम किसी चीज को एक पर्टिकुलर समय पे मेजर करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। और फ्लो मतलब क्या होता है कि जब भी किसी चीज को मेजर कर रहे हो, लेकिन उसको मेजर हम एक पीरियड के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर करते हैं, और वो टाइम पीरियड चाहे एक दिन का हो चाहे एक साल का हो, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड फ्लो वेरिएबल। चलो इनकम एग्जांपल देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, इनकम, तो इनकम क्या है, इनकम है फ्लो वेरिएबल। आप सोच के देखो, जब भी आप किसी की इनकम कैलकुलेट करते हो, तो आप किस में मेजर करते हो उसको, हम उसको मेजर करते हैं एक दिन की इनकम, 2 दिन की इनकम, एक पीरियड के अंदर मेजर करते हैं ना, एक दिन की, 10 दिन की, महीने की, 2 महीने की, तो दैट इज कॉल्ड फ्लो वेरिएबल, ठीक है ना। मंथली एक्सपेंडिचर, तो मंथली एक्सपेंडिचर नाम से पता चल रहा है कि महीने का खर्चा, तो इट इज एन फ्लो, क्योंकि एक पीरियड में मेजर कर रहे हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, देखो कितनी कैपिटल फॉर्मेट करी एक साल के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, तो इसको भी तो एक पीरियड में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब बात किसकी आती है, कैपिटल, मतलब कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड करी। इसको ऐसे तो नहीं मेजर करते कि एक साल में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, नहीं ऐसा नहीं मेजर करते, बोलते हैं कि भाई हमने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, दैट इज द कैपिटल। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की 31 मार्च को हमारी कैपिटल 2 लाख थी, तो कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। वेल्थ, वेल्थ मतलब क्या होता है, आपकी जमा पूंजी, कि 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर वेल्थ नहीं क्रिएट होती, 10 20 20 50 100 साल लग जाते हैं लोगों को वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो वेल्थ को भी कैसे मेजर करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, ये नहीं बोलते कि 2 महीने की वेल्थ कितनी है आपकी। पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन इज आल्सो अ स्टॉक कंसेप्ट, कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर 2011 के अंदर या 1991 के अंदर देश के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी पॉपुलेशन थी, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड अ स्टॉक कंसेप्ट। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर देश में कितना पैसा सप्लाई किया हुआ है,
दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो ये भी क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। देखो ऐसा नहीं बोलते कि 2 महीने में इतना मनी सप्लाई हो गया या 3 महीने में इतना हो गया, नहीं, हम मनी सप्लाई को जब भी मेजर करते हैं ना, तो ये देखते हैं कि आज 31 मार्च को देश के अंदर कितना पैसा सर्कुलेट हो रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो कैसे लगता है, या तो मंथली लगेगा या 3 महीने बाद लगेगा या साल का लगेगा, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लो कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट क्या है कि विच सेक्टर इज द यूजर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। तो ये 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। तो देखो इसका ऑनर कौन होता है, इसका ऑनर होता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर इज द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हाउस होल्ड सेक्टर से मिलेगी। और ये यूजर है किसका, फाइनल गुड्स का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। लेकिन प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, यूज करता है। तो यूजर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन हुआ, प्रोड्यूसर सेक्टर। और बदले में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। और गवर्नमेंट सेक्टर क्या होती है, देखो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है, हाउस होल्ड मतलब बहुत सेक्टर, यूजर भी है और प्रोड्यूसर भी है। यूजर कैसे है, गवर्नमेंट इन सर्विसेज को यूज करती है, लेकिन प्रोड्यूस क्या करती है, गवर्नमेंट भी रोड, पुल, ब्रिज, ट्रैम प्रोड्यूस करती है ना। तो गवर्नमेंट बोथ है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या आ गया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आ गया, ठीक है ना। तो 4 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में। चलो, Which of these is considered as leakage in circular flow of income। देखो इसमें से हम किसको बोलेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या हो रही है, लीकेज हो रही है। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब 3 फेजेस होते हैं हमारे पास किसके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3। देखो 3 फेजेस का मतलब क्या होता है कि भाई जो पैसा है ना, जो मनी है वो घूमती रहती है। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमारे सिलेबस में वो है 2 सेक्टर इकोनॉमी। कौन सा, 2 सेक्टर। 2 सेक्टर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो जो पैसा है वो इन दोनों सेक्टर में ही घूमता रहता है। मान लो फेज 1 के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर से सामान लेकर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। सेकंड सेक्टर में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, सेकंड में होता है जनरेशन ऑफ इनकम, की इनकम जनरेट होती है। कैसे इनकम जनरेट होगी, जब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर की सर्विसेज को यूज करेगा तो बदले में उनको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। लैंड वाले को क्या देगा, रेंट देगा। लेबर को क्या देगा, वेजेस देगा। कैपिटल वाले को क्या देगा, इंटरेस्ट। और खुद क्या रखेगा, प्रॉफिट रखेगा, ठीक है ना। तो सेकंड फेज इज जनरेशन ऑफ। और थर्ड फेज में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेंडिचर। जब ये लोग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे पैसे को क्या करते हैं, खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। और फिर दोबारा से फिर इनकम जनरेशन होती है, प्रोड्यूसर दोबारा से प्रोडक्शन करता है। तो ये दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो लीकेज की बात कर रहे हैं कि लीकेज मतलब क्या होता है कि जब सर्कुलर फ्लो क्या होता है, कम होता है, पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर निकलता है। देखो जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी मतलब पैसा और जनरेट होगा, दैट इज नॉट अ लीकेज, इट इज एन इंजेक्शन। एक्सपोर्ट्स किए जाएंगे, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा, हमारे देश के अंदर और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हम बाहर भेज रहे हैं, तो पैसा हमारे इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, सरकार खर्चा कर रही है, तब भी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, पैसा, क्योंकि पैसा खर्चा होगा तो ऑटोमेटिकली बात है कि लैंड वाले की ज्यादा लैंड यूज होगी, लेबर ज्यादा यूज होगी, तो सर्कुलर फ्लो और बढ़ेगा। लेकिन जब आप सेविंग्स करोगे ना, मान लो ये जो सारे सेक्टर्स हैं, रेंट वाला क्या करता है, 10,000 खरीदने की बजाय 5,000 सेविंग कर लेता है और 5,000 एक्सपेंडिचर करता है, तो अगली बार गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस होंगी। तो सेविंग इज कॉल्ड लीकेज। क्या बोलते हैं इसको, लीकेज बोलते हैं। चलो देखो, फ्लो ऑफ ओनली गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड, देखो रियल फ्लो इज अ फ्लो ऑफ ओनली गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी फ्लो के अंदर क्या होता है कि जब सिर्फ और सिर्फ मनी का फ्लो होता है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करता है, पेमेंट करता है, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। और बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करता है, वो देता है फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट करता है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या हो गया, जिसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होती हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है और प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर ऑफ सर्विसेज को यूज करता है। और सर्कुलर फ्लो आपने देख ही लिया। इंटर सेक्टर फ्लो क्या होता है, जब ये दोनों चीजें होती हैं हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर, रियल फ्लो भी होता है और मनी फ्लो भी होता है, ठीक है ना। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, ओनली गुड्स एंड सर्विसेज ही एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, और मनी फ्लो में सिर्फ पैसा। चलो तो नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्लूड हाउ मेनी फेजेस ऑफ फ्लो ऑफ एक्टिविटी अमंग डिफरेंट। तो कितने होते हैं, 3 फेज होते हैं। प्रोडक्शन फेज, फेज 1 प्रोडक्शन, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है। सेकंड फेज में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इनकम,
इनकम जनरेट की जाती है क्योंकि जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी तो हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा मिलेगा क्योंकि उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी है प्रोड्यूसर को, ठीक है। और थर्ड फेज में क्या होता है, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, मतलब इनकम को खर्च किया जाता है, खर्च किया जाएगा तभी नए फेज के अंदर डिमांड क्रिएट होगी। तो ऑल ऑफ द अबव आर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलो, तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैंने आपको उस चैप्टर को भी समझाने की क्या की है, कोशिश की है। थैंक यू।